हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। हॉर्स ट्रेडिंग का जो दारुल खिलाफा है वो इस वक्त सिंध हाउस है। बहुत पैसा जो है वो शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे मंडियाँ लगाई गई हैं और ज़ाहिर है वो आइन के भी ख़िलाफ़ हैं, मुल्क के भी वो मुस्तक़बिल से खेलने वाली बात है। इसलिए हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो प्लान कर रहे हैं। 12 बंदों की सिंध हाउस में बात की जा रही है। खरीदो फरोख्त जो आड़त लगी हुई है वो फैसला कौन करेगी, इनका मुंह काला करेगी जो वोट बेचेगा। कोई 13 कहता है, कोई 12 कहता है, और लेकिन ये अब बाहर नहीं निकल सकते जहाँ भी हैं सेफ कस्टडी में। ये वोटिंग डे पे सामने आएंगे। हाँ, ये वोटिंग डे में आएंगे। कुछ हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि हम सिंध हाउस में हमें रखा जाए, वो वहाँ हैं। किसी ने पैसा नहीं दिया, हमने अब वोट जो है वो अपने ज़मीर के तहत देना है। ये महसूस किया कि ये जो वाक़या लाजिज में हुआ है ये हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। वजीर 3 आ चुके हैं, एक और जो है वो आने वाली है। 33 लोग जो है मुझे कोई खरीद नहीं कर सकता है, मैं एक अनमोल हूँ। जो भी मेरा ज़मीर और जो भी वो है मैं उस पे वो देखें। क्या इमरान खान साहब के पास जब हम आए थे तो क्या हमें 20 करोड़ वो मिला था? जब हमने इनको वोट दिया तो क्या 20 करोड़ मिला था? मुझे कोई परवाह नहीं है सीट की, मुझे कोई वो नहीं है सीट डिसीट हो जाऊं मैंने बनूं ना बनूं कोई ज़रूरी है जी? मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूँगा। अगर एक आने की भी बगैर ये अभी भिंडी खाई है, अगर ये आप भिंडी को कहते हैं कि ये रिश्वत है तो वो रिश्वत नहीं हो सकती। ये देखें, कुरान शरीफ देख लें। मैं इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं एक पैसे का दावादार नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस में जिस तरह से जो एक गुलगपाड़ा हुआ, उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, ये बेहतर है कि यहाँ से निकल जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। इस वक्त टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सियासी सूरत हाल बिल्कुल वाजे, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो कुछ आज मंजर आ गया है सामने, जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें सेफ कस्टडी में रखा हुआ है, वो सेफ कस्टडी क्या थी वो भी आज नदीम मलिक साहब, आज की सबसे बड़ी स्टोरी, गेम चेंजर स्टोरी आज नदीम मलिक साहब सामने लेकर आए। उन तमाम लोगों ने, उन तमाम अरकान ने बात की। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये कहा जिनके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने खुद अलल ऐलान कहा कि जी बोरियां दी जा रही हैं, पैसों की बोरियां दी जा रही हैं। तो लोगों ने कहा कि हमसे कुरात रखवा लें, हमें किसी किस्म की नोटों की बोरियां नहीं दी जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वाज़े, बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। शायद मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्या अलविदाई दिन का आगाज़ हो चुका है। क्या 28 तारीख को जो वोटिंग होनी है, जो अदम एतमाद के हक़ में वोट डालने हैं, वो तमाम चेहरे, वो तमाम लोग सामने आ गए हैं। क्योंकि जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो ऑपोजिशन ने अपने कलेजे से लगा के रखे हुए वो पत्ते, वो नदीम मलिक साहब सामने लेकर आ गए हैं। गवर्नर राज की बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब। क्या हुकूमत इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है? मेरे साथ बाबर आवान साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहूँगी। और बाबर आवान साहब, आपकी इजाज़त से सर, आज की सबसे बड़ी स्टोरी, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब, आपने सर ब्रेक की वो तमाम लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको बिल्कुल अभी छुपा के रखा हुआ है, वोटिंग के दिन इनके नाम और इनकी शक्लें जाहिर की जाएंगी। सर, आज उन सबको आप लेकर आ गए हैं सामने। कह सकते हैं हम कि अब वाकईतन हुकूमत को घबराना चाहिए? नदीम साहब, देखिए, पब्लिकली कैमरे के सामने आके वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, सिवाय इस बात के कहने के कि हमने पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट देना है। बाकी हर चीज़ वो कह रहे हैं कि हमें क्या क्या इश्यूज़ थे पीटीआई के अंदर, और इसी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। और अपनी सिक्योरिटी के ख़दशात लाहक थे, MNA लॉजेज़ में इसलिए नहीं बैठे, सिंध हाउस में आके पनाह ली। कहानियाँ उनकी सुने तो बड़ी दिलचस्प सी हैं। लगता है ऐसे है कि एक MNA को टारगेट जैसे किया जा रहा है थ्रू FIA या IB, यही इंप्रेशन मिला है मुझे तो एटलीस्ट उन लोगों से मिलके। 8 लोगों से मैं मिला हूँ, 10 के टोटल वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए दस्तयाब थे। 8 के हमने किए, उसके बाद मैं थक बहुत गया था क्योंकि कई घंटे मुसलसल मुझे अंदर दाखिल होने के लिए उन्होंने कुछ अरेंजमेंट ऐसा रखा हुआ था कि आसानी से अंदर जाना मुमकिन नहीं था। पहले गाड़ी को वहाँ पे चेक पॉइंट पे रोक दिया गया, DSNGs के अंदर एंट्री वो अलाउड नहीं थी। तो हम किसी तरीके से, हमारे एक पुराने कुलीग थे समा के जो वहाँ पे उनके सिंध हाउस में इस वक्त काम कर रहे थे, जिससे हमें काफ़ी फैसिलिटी मिल गई और वो चेक पॉइंट से अंदर आके हमें ले गए। और बाकी मेरे ख्याल में दूसरे चैनल्स के आने से पहले हमें ये एज मिल गया कि हम पहले वो इंटरव्यूज़ कर पाए।
तो वो लोग जब मुंह से इकरार कर रहे हैं और वहाँ अपनी प्रेजेंस का इजहार करते हुए साथ ये भी कह रहे हैं कि 25 से 30 लोग हैं, राजा रियाज 24 कहते हैं, बाकी लोग 25 से 30 का जुमला इस्तेमाल करते हैं, तो परेशान कुन सूरत हाल है इमरान खान के लिए। लेकिन अभी जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ना जाए तब तक मेरे ख्याल में ऑप्शंस उनकी खुली रहनी चाहिए। इन लोगों को इंगेज कर सकते हैं तो इंगेज भी करना चाहिए, और उन्हीं की पार्टी के MNAs हैं, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकते हैं तो वो भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए। सही। और नदीम साहब, जो रिपोर्ट सामने आई है वज़ीर आज़म साहब को जो पेश की गई है, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर जो उनके मुतालबात हैं अगर वो फिलफौर हल नहीं होते हैं उनके मुतालबात, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की हिमायत कर सकते हैं। नदीम साहब, वैसे ठीक है, पनाह लिया उन्होंने, आपका एक्सेस हुआ 10-12 लोगों से, आपने 8 के करीब लोगों से बातचीत की, पनाह ली, लेकिन ये सिंध हाउस ही क्यों, इसको ही क्यों चूज़ किया गया? क्या इस सवाल का जवाब मिला आपको? ये मैं तो नहीं जवाब दे सकता इसका कि उन्होंने सिंध हाउस को क्यों तरजीह दी, लेकिन एक MNA ने हमें बताया कि जब उनको मुश्किल पेश आ रही थी तो उन्होंने मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध को कॉल किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि उनको ख़तरा है, अंदेशा ये है कि किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ज़रिए उनके साथ मसाइल पेश आ सकते हैं। तो मुराद अली शाह ने उनको जवाब दिया कि मैं इस वक्त आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ कराची में। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे सिंध हाउस में मुझे जगह मिल जाए तो मैं वहाँ आ जाऊँ। तो फिर मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनको ये सहूलत दी और वो वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे वो अब मज़े से अपनी, मुझे तो नहीं लगा वैसे कि किसी के ऊपर जबर है या ज़बरदस्ती है। एक चीज़ का बहरहाल इम्कान मौजूद होता है कि हुकूमत वक्त बड़ी ताकतवर पोजीशन में होती है। जी जी। IB, FIA और NAB ऐसे ताकतवर हथियार हैं कि इनसे बचाव से किसी भी MNA या MPA के लिए बचना मुश्किल होता है। तो वो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि हुकूमत की कोई एजेंसी हमें उठा के ले जाए और फिर हमें कल को दोबारा से ये बताना पड़े कि हमें PTI से कोई शिकवा नहीं है, तो हम अंडर प्रोटेक्शन आ जाते हैं ताकि यहाँ से हमें कोई उठा के ले ना जाए। एक तासुर यही है कि पनाह लिया उन्होंने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक वो सिंध हाउस छोड़ेंगे नहीं। और मेरा ज़्यादातर ख्याल ये है कि ये 15 लोग हैं या 20 लोग हैं या PTI की तरफ वापस नहीं जाने वाले। एटलीस्ट उनके बातों से आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 15 मलिक साहब, जिन खदशात का आप इज़हार कर रहे हैं, वैसे उसके बारे में कुछ दिनों पहले, माफ़ कीजिएगा कतला कलामी की, कुछ दिनों पहले से ऑपोजिशन के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर फ़ोन कॉल्स नहीं आती हैं तो फिर तो वोट हमारे हक में ही आएगा। अच्छा मलिक साहब, राजा रियाज साहब ने जिस तरह से बात की, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उनको नून लीग का टिकट मिलेगा नेक्स्ट टेन्योर के लिए, वो नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शंस लड़ेंगे। तो क्या बाकी लोगों ने भी आपको इसी तरह की अपनी ख्वाहिशात के बारे में या उनको जो कंफर्मेशन मिल चुकी उसके बारे में बताया आपको? देखिए, जो लोग PTI छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने एडवांस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने से पहले PMLN या पीपल्स पार्टी से ये अश्योरेंस लिया है कि हम अगर वोट करेंगे इसके ख़िलाफ़ तो हमें अगला टिकट उसी हलके से जहाँ से वो जीते हुए हैं PMLN या पीपल्स पार्टी से मिलेगा। मेरी इत्तला ये है कि कुछ 16 के करीब लोगों को वादा किया है PMLN ने टिकट देने का, और कुछ का इंटरेक्शन यहाँ से लंदन में करवाया गया, उसके बाद पूरी डिटेल्स उनकी तय हुई हैं। और कुछ 6 के करीब MNAs ऐसे हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने टिकट देने हैं, तो ये तादाद बनती है 22। लेकिन वहाँ तासुर यह है कि तादाद उससे ज़्यादा है, 24-25 है या 26 है। हो सकता है कि एक आध JUI या कहीं और जाएँ, तो ये मजमूई तादाद है। टिकट उनको मिलेगा दूसरी पार्टी से, ये बात तयशुदा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आवान साहब, मलिक साहब आप साथ ही मौजूद हैं। बाबर आवान साहब, सर आज तक तो हमने ये देखा सर कि टिकट के बदले ऑब्वियसली वोट मिलता था, लेकिन इस बार ये होगा कि वोट के बदले टिकट्स मिल रहे हैं। सर ऐसी सिचुएशन, सर जिस वक्त सब लोगों को नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है हुकूमत के लिए, ऐसी सिचुएशन में अभी भी आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद हैं कि हुकूमत मनाने की अपनी नाराज़ रखी को कोशिश करे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी सर धमकाया जा रहा है, धमकियाँ लगाई जा रही हैं, तड़ियाँ लगाई जा रही हैं, ज़मीर फरोशों के चेहरे, उनके बैनर्स लगाने की बातें हो रही हैं। ये तरीका हुकूमत का नहीं होता बाबर आवान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत अपना आइनी इख्तियार, कानूनी इख्तियार तो इस्तेमाल कर रही है, जो किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अगर कोई कहता है कि मुझे ख़दशा है, तो ये ख़दशे के ऊपर तो जिसके मर्ज़ी ख़िलाफ़ आप एक कहानी गढ़ सकते हैं और फिर कहें कि ये क्या हुकूमत इस तरह की होती है। एक पहलू इसका दूसरा पहलू ये है कि मैं शाबाश देना चाहता हूँ नदीम मलिक को, जिनको वो कहा जा रहा था गुमशुदा पार्लियामेंटेरियंस, उनके बारे में ये स्टोरी ब्रेक की है। मैं कोई कमेंट
इसलिए नहीं करूँगा कि वो हमारे कोलीग्स हैं। बाबर आवन साहब अभी कह रहे हैं वफाकी वज़रा कि ये आखिरी ओवर्स में पहुंच गया मैच और अब आखिरी जो इनिंग है वो कप्तान ने खेल दी है और अभी सरप्राइजेस बाकी हैं, तो वो सरप्राइजेस जो ऑपोजिशन ने देने थे वो तो अब ऑलमोस्ट सामने आ गए हैं। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन रह गया है कि जिसके जरिए अभी भी हुकूमत इतनी पूरा एतमाद है कि बच जाएंगे, निकल जाएंगे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से? सर अच्छा, पहले तो ये है कि ये तकरीबन तीसरी दफ़ा हुआ है कि मैं समा पे बैठता हूँ जो ही तो कोई ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। सर बिल्कुल, मैं माजरत खाऊं, मेरे प्रोग्राम में आप होते हैं और हमेशा ये हो जाता है सर। चलिए मैं वहाँ से वापस आता हूँ जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। मैंने नदीम मलिक को इसलिए शाबाश दी थी उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे वो साबित हो गया है। उनकी रिपोर्टिंग के बाद वीडियोज़ आ गई हैं और वीडियोज़ आने का नतीजा आपके सामने है। मैं आपको आर्टिकल 63A1, मैं इस वक्त अपने लॉ ऑफिस की लाइब्रेरी में हूँ, खुला मेरे सामने, मैं सिर्फ इसका पोर्शन स्मॉल बी पढ़ता हूँ। जो इस तरह से इस पर बड़ी बहस हुई है पहले भी, और ये आखिरी शिक है इसकी, कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्री टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग्स टू। के जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन में जो भी हिदायत हैं पार्लिमानी पार्टी की, जो वो फॉलो नहीं करेगा उसको डिफेक्शन हो जाएगी आर्टिकल 63A के तहत। और उसको इमरान खान अगर कोई पीटीआई का है, दूसरी पार्टी का है, तो उसका हेड पहले शो कॉज नोटिस देगा। वो कार्रवाई सारी 1-2 दिन की है और फिर उसको पार्टी हेड ही डिक्लेयर करेगा कि ये डिफेक्ट कर गया है। ये काम ना स्पीकर का है और ना ही इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस जाएगा स्पीकर के पास से उसको कंफर्म करना है और बियॉन्ड 30 डेज वो भी नहीं जा सकते। पहली बात तो ये है कि ये मेरे ख्याल में आईनी प्रोविजन अगर तरदीद कोई नहीं होती और कोई भी वोट उधर करता है जिधर का एग्जैक्टली सर, ये ऑफेंस करने के बाद ये वोट डालने के बाद का प्रोसेस है ना सर। लेकिन वोट तो काउंट होगा बाबर साहब। नहीं आपने सुना ही नहीं, फिर मुझे नहीं, मैंने सुना है, आपने सुना ही नहीं जो मैंने पढ़ा है। अगर कोई डायरेक्शन, सुन तो लें, डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये इसका 5वां हिस्सा है जो डिफेक्शन क्लॉज है 63A की, इसके 4 हिस्से पहले, ये 5वां हिस्सा मैंने पढ़ा। जो ही कार्रवाई करेगा ऐसी जिससे जाहिर एक आदमी खड़ा होकर कहता है मैंने पार्टी को जिसके मैं इंतखाबी निशान पे और जिसका जलसा करवा के इमरान का मैं आया था, अगर वो कहता है मैं उसको वोट नहीं दे रहा तो वो डिफेक्शन इन्वोक हो गई ना। उसका आखिरी जो हिस्सा है, लोग पढ़ रहे हैं जो वो सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ के बाकी पढ़ने पे टाइम नहीं देते, बहस पे ज्यादा जोर लगाते हैं। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि हुनूस दिल्ली दूरस्त जो आईन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक। जी अवान साहब, मजीद थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा सर। जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया मलिक साहब ने, उन तमाम में से किसी ने ये नहीं कहा कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे। अपने खदशात का, अपने ग्रीवेंसेस का, अपनी नाराजगी का उन्होंने इजहार किया। तो सर उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, उस पर भी वजीर आजम साहब एक्शन ले सकते हैं। जो डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा कि आपने क्या करना है, जो मैंने पढ़ा उसका उर्दू तर्जुमा एक लाइन में ये है कि बाकी के अलावा इन एडिशन टू लोग जो बहस कर रहे हैं, ये प्रोविजन आखिर में मौजूद है आर्टिकल 63(1) स्मॉल बी। आप निकाल के दिखा के या पढ़वा दीजिए, सबको आपके पास वो मौजूद होगा नेट के ऊपर, दिखा के पढ़वा दीजिए कि अगर कोई डायरेक्शन ये है कि आपने ये काम नहीं करना, एब्सटेन करता है वोटिंग के हवाले से या किसी और हवाले से, अपने आप को रिजर्व कर लेता है, कहता है मैंने नहीं जाना, मैं दूसरी पार्टी में चला गया हूँ, उसके लिए और क्लॉज है। यहाँ मैं बात इसको क्लोज करता हूँ। अब आपने जो कहा था कि जी और आपके पास क्या सरप्राइजेस हैं, मेरी बात में जो कह रहा था वो असद उमर साहब ने शुरू ही अपनी गुफ्तगू वहां से की कि हमारे पास लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते खुले हैं। आज भी लीगल हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो मैं करके आया, और आपने जब मुझे फोन किया था तो मैंने आपको बताया मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, मैं करके आया हूँ। इसलिए वो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बता सकते। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आईन ये कहता है कि ऑपोजिशन ने अपने आदमी वहां पे शो करने हैं, और 172 जिस दिन वो 172 लेके आएंगे उस दिन के लिए भी ऑप्शंस हैं और उससे पहले भी ऑप्शंस हैं जो अगले 1, 2, 3 दिन में अनफोल्ड भी हो जाएंगे। मैं आपको इंडिकेशन उसकी दे रहा हूं। एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन हम छोड़े जा रहे हैं, हम और बहस में पड़ गए। बड़ा क्वेश्चन कौम के नजदीक ही है कि क्या उनकी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि जिनको वो वोट दे के भेजेंगे
उनको कोई उठा के ले जाए और वो किसी और के पास चले जाएं, उनमें इतनी जुर्रत हो कि वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे होंगे कि हम अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं करेंगे। क्या आइन में आर्टिकल 63A इसलिए डाला गया था कि लोटों को और उन लोगों को जो ज़मीर फरोशी करने के लिए, या उन लोगों को जो अगवा हो गए, या उन लोगों को जिनको कोई ले गया, ले उड़ा का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्या उन लोगों को तमाशा देखने के लिए ये कौम है और इदारे हैं? इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती की बात ये थी कि ना रेगुलेटर ने और ना पार्टी हेड्स ने कोई कार्रवाई की। जब पकड़े गए थे लोग, एक दफा वोट फरोख्त करने की वीडियो आप लोगों ने यहाँ पे दिखाई, इमरान खान के जब पकड़े गए थे तो उसने 22 आदमी निकाल दिए थे, और दूसरी दफा वो वीडियो गई जो रेगुलेटर है इलेक्शन कमीशन 218(3) के नीचे, जिसकी जिम्मेदारी है कि आने वाला कोई भी इलेक्शन से मुतल्लिका काम हो वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो अभी तक वो केस नहीं चल सका। फिर आपने देखा कि जो अक्सरियती पार्टी है उसके तारड़ साहब नीचे बैठते हैं, और सेनेट में जो अकलीती पार्टी है उसके गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। क्या इस आइन को बना के ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि जो ताकतवर होगा ये उसके घर की लौंडी का किरदार अदा करेगा, उसके लिए ये कागज़ का एक चीथड़ा है और ये मोम की एक नाक है? या जिस तरह से आपके आर्मी चीफ की एक, किसी ने मुझे क्लिप आज ही भेजी थी, मैंने देखी, उन्होंने कहा कि सबको रूल के नीचे होना चाहिए, तो रूल में तो लिखा हुआ है जिस पार्टी के उसके साथ खड़ा होगा, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। एक और पहलू इसका है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितनी यकसू और पॉपुलर इस वक्त इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पहले 2013 से कोर कमेटी समेत में मुख्तलिफ इजलासों में बैठता रहा हूँ, उससे पहले मैं उनके मुकदमे करता रहा हूँ, और मैंने इतना यकसुई भी नहीं देखी और इतना फरवर और जज्बा भी नहीं देखा। जब आखिरी दिन होते हैं तो वजीर आजम जो है ना, वो रात के किरण जलसे करना शुरू कर देते हैं, टेंट के अंदर करते हैं जहां से लाइट ऐसे मारी जाती है पता न लगे लोग कहां तक हैं। ये दिन दिहाड़े जो जलसे हो रहे हैं उसमें मैं लाखों नहीं कहता, कोई दो राय नहीं है सर, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इस मोशन की वजह से बड़ा बूस्ट मिला है आप लोगों को, बड़े बड़े जलसे वजीर आजम साहब कर रहे हैं। मलिक साहब, जो आवान साहब बात कर रहे हैं, इस वक्त इतना सब कुछ सामने आ जाने के बावजूद भी हुकूमत अभी भी कंफर्ट जोन में है सर, अब लीगल ऑप्शंस की तरफ जा रही है, तो अभी भी वाकई गेम चेंज हो सकता है, हुकूमत गेम चेंज कर सकती है, ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास? देखिए, जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ना जाए, प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत वक्त हमेशा पावरफुल पोजीशन में होते हैं, उन्हें अपनी तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन बाबर अवान साहब ने 63(1)(a) के मतलब ए क्लॉज 1 और उसकी बी है, उसकी 3 आगे सब क्लॉजेज हैं, उसका जो हवाला दिया उससे मुझे इत्फाक नहीं है। वो 2 मौके के ऊपर एक्सरसाइज होती है, एक वज़ीर आज़म के इंतखाब के वक्त और एक मनी बिल के ऊपर, उसके अलावा उसका इतलाक़ नहीं होता, और वो तब होता है कि जब आप डिफेक्शन कर चुके होते हैं, वोट कर चुके होते हैं। लोटाक्रेसी को पाकिस्तान में शाबाशी कभी नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस वक्त एक रियलिटी है हमारे पास कि पीपल्स पार्टी के अंदर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ग्रुप टूट चुका है, और हमें तो रिपोर्ट करना है। वो अच्छाई बुराई बयान करें बाबर साहब, या क्यों नाराज़ हुए हैं, ये कहते हैं पैसे लिए हैं, वो कहते हैं हमारी बात नहीं थी सुनी जाती, हर एक ने अपनी अपनी कहानी बयान की है। तो मामला इस वक्त ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे खल्फशार में इजाफा हो जाए। जैसे अभी सिंध में गवर्नर राज की बात की, मेरा नहीं ख्याल है मुनासिब एक्ट होगा। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होना है तो गवर्नर राज लगा के भी पास हो जाएगा। तो वो चीज़ें करें जो हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के करीब तर हों, अच्छी रवायात के साथ आगे बढ़ें, बुरी रवायात को मत अपनाएं। मैं तो सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ। आवान साहब, ये इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने मशवरा दे दिया वज़ीर आज़म साहब को, गवर्नर राज का, हालांकि 2 साल पहले भी ये बड़ी आवाज़ें लगी थी और उसके बाद बड़ा रिएक्शन भी फिर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया था। आप क्या मशवरा देंगे ऐसी सिचुएशन में जब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मैं तो मशवरा देकर आ गया हूँ, अब करना ना करना वज़ीर आज़म का काम है? देखिए, मैं उससे पहले नदीम साहब ने जो कमेंट किया है ना जी, ये आइन ऑर्गेनिक फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं, ये नेशनल डॉक्यूमेंट है, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हर शख्स अपने तरीके से कर सकता है। मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन है, गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन है, और जो मेरे सिर्फ 4 अशरे मुझे वकालत में हो गए, मैं उनकी बुनियाद के ऊपर लॉ मिनिस्टर में रहा हूँ, मैं उसकी बुनियाद के ऊपर भी कानून बनाया, आइन को तरमीम की, अब भी कानून बना रहे हैं। 107 कवानीन तो अभी इस दौर में जब मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ गवर्नमेंट में, मैंने पास करवाए हैं, इसलिए जो मेरा छोटा मोटा तजर्बा है उसकी बुनियाद पे मैंने ये राय दी थी। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा गवर्नर राज वाला, वो गवर्नर राज की प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद है, आर्टिकल 112 उसके अंदर गवर्नर राज की प्रोविजन मौजूद है, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया। जो शेख साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक बड़े अहम इत्तेहादी हैं,
वोट से फर्क नहीं पड़ता, एक वोट है या 2 वोट हैं, कितने, क्वालिटी ऑफ वोट और क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। तो उनकी ये पर्सनल ओपिनियन उन्होंने दी है। आज इससे पहले उन्होंने कोई बात सर, नहीं आप की थी, इसलिए आपका भी पर्सनल ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। देखे आए थे, उन्होंने बात दी है। आपका भी ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है जी, मेरी पर्सनल ओपिनियन 3 है। एक जो ये कि ये वक्त है कि लोग इसको तमाशा बनाने के बजाय इस पे बहुत जोर से इस बात की मुखालफत की जाए कि कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और गैर आईनी और गैर कानूनी काम शुरू कहां से होता है? जब चमक आती है। शुरू कहां से होता है? जब ताकत आती है। शुरू कहां से होता है? जब पैसा आता है। शुरू कहां से होता है? जब लोगों को पता होता है कि वो गलत हरकत करेंगे। मैं आपको आर्मी चीफ साहब के वीडियो क्लिप की बात बता रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कमजोर आदमी जब पकड़ा जाता है उसको तो सजा होती है, और जब पकड़ा जाए तगड़ा तो उस वक्त उन्होंने कहा उस वेले जमहूरियत खतरे च पै जाती है। तो जमहूरियत खतरे में नहीं पैनी चाहिए। ये जो आइन है इसके ऊपर सारे अमल दरामद करें। नदीम साहब का जो पॉइंट है कि आइन के मुताबिक गवर्नमेंट को चलना चाहिए, लेट मी एश्योर यू कि कोई मशवरा आइन और कानून के खिलाफ नहीं दिया जाएगा। कानून और आइन में तब्दीली भी पार्लियामेंट का हक है, और उस पर जो निफाज करना है वो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है और एग्जीक्यूटिव का हक है। अभी तक जितना भी शोर हुआ, किरण आप मुझे बता दीजिए, गवर्नमेंट ने कहा कोई गैर कानूनी कौन सा काम किया है? गवर्नमेंट ने, हमारे पास भी लोग हैं, मैं आज पहली दफा कह रहा हूं, हमारे पास भी लोग हैं। मुझे अभी मैं निकल के आ रहा था, रास्ते में किसी गवर्नमेंट के आदमी, जो पिछली गवर्नमेंट की, उसके आदमी ने मुझे रोका और मैं सड़क पे खड़ा होके गाड़ी से उतर के उनसे मिल के आया। हमने कभी किसी को नहीं बुला के कहा कि ये नाम नहीं पूछती सर, नाम नहीं पूछती। एटलीस्ट मुझे नंबर्स बता दें, ऑपोजिशन के कितने लोग आपके साथ राब्ते में? जी साथ ऐड कर दें। एक सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी, मेरे ख्याल में टाइम आपका कम हो रहा है, वो मैं कर दूं। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हमने सिंध में रेंजर्स लगाने हैं बहैसियत फेडरल गवर्नमेंट, तो हम सिंध गवर्नमेंट से पूछते हैं। अगर कोई बाहर से अपना प्रोटोकॉल के 1-2 लोग लेके आता है तो वो और बात है। अगर उनके पास असला है तो मुतलका थाने को बताएगा। मुसल्ला जत्था प्राइवेट हो, यूनिफॉर्म हो पुलिस की, या वो जो मौलाना साहब लेके आए थे डंडों वाले, उनकी आईन मना करता है कि जत्था कोई इस तरह से नहीं तैयार किया जा सकता। यहाँ आना है अगर तो उनको पूछना पड़ेगा पहले। मिनिस्ट्री है बाकायदा, उसका सेक्रेटरी है जो इसको जी मलिक साहब प्लीज टैकल करता है। वो किस तरह लेके आ गए जत्था, मुझे ये नहीं समझ आ रही। बाबर अवान साहब, मैं इस वक्त लाइव ही बैठा हूँ आपके साथ, तो किरण तो प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस मेरे पास फ़ोन पे आए हैं, मैं आपको कन्वे करूँगा। होपफुली कि आप अकॉर्डिंग टू द लॉ इसका रिजॉल्व करा दें कि पीपल्स हाउस एंड इन अदर सर्टन एरियाज़ समा की ट्रांसमिशन ब्लॉक की गई हैं पिछले 1 घंटे के अंदर। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि उसको जहाँ पे आप खुलवा सकते हैं खुलवा दीजिएगा। पीपल्स हाउस क्या कहा है आपने? सर समा की कवरेज को मुख्तलिफ इलाकों में समा की कवरेज को बंद किया गया, उसको ब्लॉक किया गया, ट्रांसमिशन ब्लॉक की गई। I'll speak to the relevant man just now, जो ही मैं कैमरे से हटूंगा। काइंडली क्योंकि हमें अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग हमारा फर्ज है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर, मुझे नदीम साहब का कमेंट लेना है। कभी कभी मेरे प्रोग्राम को इज्जत बख्शते हैं आवान साहब। मैं चाह रही हूँ कि आप जरा सिर्फ मुझे ऑपोजिशन के नंबर्स बता दें। नहीं, बाबर साहब को, किरण आप बाबर साहब को क्या लेने दीजिए, मेरे हिस्से का बाबर साहब को बोलने दीजिए, इन्हें टाइम कम मिला है, मैं फिर बोल लूंगा, इन्हें बोलने दीजिए। आवान साहब मुझे ऑपोजिशन के नंबर्स बता दें। सर कितने लोग रब्ता कर रहे हैं आपसे? आप बैलेंसिंग एक्ट ना मुझसे करवाएं। हम किसी को ना सौदेबाजी करेंगे, ना हम किसी को पैसे देंगे, ना हम किसी को कोई गैर आईनी काम करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर करेगी। मैं ये दावे से आपको ये कह रहा हूं कि जितने लोगों ने शुरू के जमाने से लेके पंजाब में भी थे, मरकज में भी थे, कोई और पार्टी होती तो उसने इनका फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दिया होता। ये इमरान खान हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस करते हैं। मैं पॉलिटिक्स में इस वजह से नहीं आया कि मुझे कोई हुकूमत चाहिए, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, अपने अंदर से वो बात करते हैं। मैं 2 बातें छोटी छोटी आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हमेशा ये कहा जाता रहा है कि किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चलने नहीं दिया जाता। आज कौन नहीं चलने दे रहा? हम ये नहीं कहते कि आप क्यों लाए, हमने नहीं कहा और ना कहेंगे। आप आए, हम आपके साथ मुकाबला करेंगे, जिस असद उमर कह के हम मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकाबला हम आपको दिखाएंगे क्या होता है। एक सही। दूसरी बात यह है कि हमेशा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछला दरवाजा चोर दरवाजा। इस वक्त कौन है जो चोर दरवाजे तलाश कर रहा है इक़्तिदार के?
पीडीएम सही मलिक साहब बहुत इम्पोर्टेंट लोग किसके साथ खड़े हैं। सही मलिक साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे मुझे सवाल करना है, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म 21 मार्च को बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास बुलाने की हिदायत की है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत की है वज़ीर आज़म साहब ने। मामला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। जो असल मुकाबला होना है वो 28 को होना है, लेकिन अब इमरान खान साहब 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत कर रहे हैं। इस इजलास में क्या होगा? जिस तरफ बाबर आवान साहब इशारा कर रहे हैं कि अभी हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, अभी उन्होंने अपना सरप्राइज सामने रखना है। मलिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मिनट पे हो रही है सर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, नाज़रीन से इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह ने के दुआ में।